वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो यूजीसी नेट के सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसमें हम देखेंगे अभी स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि स्टेप्स ऑफ रिसर्च बहुत सारे स्टेप्स इसमें फॉलो करने पड़ते हैं और उनको समझना भी इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में कभी भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेप में हमको देखना है फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हम मतलब क्या रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मुलेशन करना उसका। सो दिस मैनर इन विच अ प्रॉब्लम इज़ फॉर्मुलेटेड डिटरमाइन ऑलमोस्ट एवरी स्टेप्स दैट फॉलो। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं तो देखेंगे स्टेप इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। सो हियर वी कैन स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी। तो इसका कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी नाम दे सकते हैं, जहाँ पे हम खोज स्टार्ट करेंगे किसी प्रॉब्लम को लेकर। सो दिस इज़ द इनिशियल फेज ऑफ रिसर्च। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑब्जर्वेशन, belief, information and general knowledge etc. guide as about a new idea or a different way of thinking about phenomenon। तो यहाँ पे हमें क्या हेल्प करेगा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो हमारा बिलीफ रहेगा, जो इन्फॉर्मेशन रहेगी और जो जनरल नॉलेज रहेगा, वो यहाँ पे फॉर्मुलेट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। एज रीजनेबल लेवल ऑफ नॉलेज इन द ब्रॉड सब्जेक्ट area is required to work through these steps. So usually the following steps is undertaken in formulate the research problem. तो पहला इसमें आ जाता है आइडेंटिफाइंग अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या देखना है आपको, कभी भी जब कोई टॉपिक चूज़ करना रहता है तो एक ब्रॉड एरिया को पहले आप चूज़ करते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या करते हो, डिवाइडिंग ब्रॉड एरियाज इनटू सब एरियाज, उसी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो। मतलब एक बड़ा एरिया आपने सोचा कि हम इस एरिया में जाना चाहते हैं या इस एरिया में हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसी को फिर उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स रहेंगे या उसके अंदर आप क्या काम करना चाहते हो उसको डिवाइड करोगे। मीन्स प्रोफाइल ऑफ फैमिलीज दिस स्टूडेंट कैन कम फ्रॉम, लाइक एग्जाम्पल के लिए ये है, और उसको सब डिवाइड करोगे। तीसरा होता है स्टेप जिसमें फोकसिंग ऑन एंड सिलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसमें से कोई एक टॉपिक को एक फोकस एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें आपका रहेगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप है आइडेंटिफाई द गैप्स एंड रेजिंग रिसर्च क्वेश्चन। तो फिर आप उस जो भी आपने टॉपिक को चूज़ किया है उसमें देखोगे कि मतलब अभी तक क्या नहीं हुआ है, गैप क्या बन रहा है, या पिछले बार इस पे कौन सा रिसर्च हुआ है, इस पे क्या काम हो चुका है, उनके बीच का और अभी के बीच का गैप देखेंगे, क्या क्वेश्चन उठ के आ रहा है, उसके बाद ये चीज़ें देखेंगे। फिर स्टेप 5 में देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड कर लेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ग्रो आउट इन दी क्वेश्चन, क्या क्या चीज़ें हम उस क्वेश्चन से एक ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं वो देखेंगे। फिर स्टेप 6 कहता है असेसिंग एंड रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फिर से हम असेस करेंगे, रिव्यू करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव को। सो एज अ रिसर्चर नैरोज दी research problem, the specific identification of study population is crucial in order to select the appropriate respondent। तो इसमें फिर हम appropriate जो respondent होते हैं उनको select करेंगे। अब आता है मेन कंसिडरेशन इन सिलेक्टिंग अप रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए हमें कंसीडर करनी चाहिए। सो पहला तो इंटरेस्ट आपका, ठीक है। सो रिसर्च इज़ यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको पता है कि जो हमारा रिसर्च चलता है वो बहुत टाइम तक चलता है और उसमें मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो हमें जो रिसोर्स या हमारा इंटरेस्ट जिसमें है हमें वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए ताकि उसको हम जितना भी टाइम लगता है उसके लिए हमारा मोटिवेशन लेवल हमेशा अच्छा रहे और उस पर हम वर्क कर सकें। दूसरा चीज़ मैनेजेबल मैग्नीट्यूड। सो द टॉपिक शुड बी मैनेजेबल विद इन द अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज। हमें ये भी देखना रहता है कि हम जो टॉपिक चूज कर रहे हैं वो रिसर्च प्रॉब्लम को हम मैनेज कर सकते हैं या नहीं, हमें रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, टाइम जो अवेलेबल है उस पर हम वो चीज़ को मैनेज कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ भी ध्यान देने वाली बात होती है। सो द ब्रॉडर टॉपिक शुड बी ब्रोकन डाउन टू समथिंग दैट इज़ मोर रिलेवेंट फॉर द पर्पस एंड मैनेजेबल। तो इसलिए हम जो ब्रॉडर टॉपिक रहता है उसको छोटे टॉपिक में डिवाइड करके और एक छोटे टॉपिक को लेकर ही वर्क करना ज़्यादा रिलेवेंट समझते हैं। सो इट शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियर टू द एक्सटेंट पॉसिबल। सो द कार्डिनल प्रिंसिपल्स इज टू choose a research problem that is not too small to be insignificant but not too big which is impossible। सो ना ज़्यादा छोटा हो ना बड़ा हो, हमारा कुछ टॉपिक कुछ इस तरह रहना चाहिए। तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट मेजरमेंट। सो दी क्लैरिटी अबाउट
indicators and measurement of the concept is required. The idea is construct is important here. तो यहाँ पे जो हमारा आइडिया है या कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से क्लियर होना चाहिए. जो लेवल है, लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज लाइक द एडिक्वेट लेवल ऑफ स्किल्स फॉर द टास्क इज़ रिक्वायर्ड. तो जो भी एडिक्वेट स्किल्स है वो उस टास्क को रिक्वायर्ड है वो एबिलिटी हमें होना चाहिए. Relevance means though relevance is again a subjective term which is the research should add to the existing stock of knowledge and bridge the current knowledge gaps. तो जो हमारा गैप है जो रिसर्च पे, उसको गैप को पूरा करने के लिए एक रिलेवेंस होना चाहिए. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, ऑफ कोर्स जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर एथिकल इशूज़ जो होते हैं तो सो द एथिकल इशूज़ एंड देयर रेमेडीज़ मस्ट बी एंटिसिपेटेड बिफोर फॉर्मुलेटिंग दी प्रॉब्लम. तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए. जब हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो पहले से ही हमें रेमेडीज़ पे या हमें एथिकल इशूज़ पे ध्यान देना चाहिए. अब आता है एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू. तो कभी भी हम बात करते हैं अगर रिसर्च की तो लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आप क्या करते हो लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो क्या होता है कि एक इंटीग्रल पार्ट होता है इंटायर रिसर्च प्रोसेस का, जिसमें हम क्या करते हैं, हम मतलब उस टॉपिक पे क्या क्या वर्क हो चुका है, रिसर्चर ने क्या क्या चीज़ें उसमें खोजी हुई हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं. ठीक है. सो इट मेक्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ईच एंड एवरी ऑपरेशनल स्टेप एट द लेटर स्टेज. After passing through this stage of research is able to acquaint oneself with the available body of the knowledge in the area of interest. So इसमें क्या होता है, जो भी रिसर्चर ने इनमें काम किया रहता है उस टॉपिक पे उसको हम पूरा रिव्यू करते हैं ताकि हम उस टॉपिक में आगे अच्छे से काम कर सकें. सो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे इट ब्रॉडन्स द नॉलेज ऑफ रिसर्चर अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम. तो आपने जो प्रॉब्लम लिया है उस पर आपको एक नॉलेज मिल जाती है. दूसरी चीज़, इट ब्रिंग्स बेटर क्लैरिटी एंड फोकस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च. तो आपका नॉलेज तो इम्प्रूव होगा ही, बेटर क्लैरिटी भी मिलेगी और एक चीज़ और हेल्प मिलेगी कि एक आपको रिसर्च को एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है क्योंकि इस पर ऐसा काम हो चुका है करके. फिर थर्ड पॉइंट है कि इट हेल्प्स टू इम्प्रूव दी रिसर्च मेथडोलॉजी. आपका मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी में भी हेल्प मिल जाती है. साथ ही इट हेल्प्स टू कॉन्टेक्चुअलाइज दी फाइंडिंग्स. इट मीन्स हाउ वैल्यू एडिशन हैज़ बीन डन बाय दी रिसर्चर टू दी एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज. So the procedure of reviewing literature covers searching the existing literature, reviewing it and developing the theoretical and conceptual framework. तो क्या होता है, ये लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो आपको क्या इसमें क्या कवर करता है, आप लिटरेचर जो भी एग्जिस्ट है पहले से वो लिटरेचर को देखते हो, रिव्यू करते हो, डेवलप करते हो अपना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. और द मेन सोर्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू लाइक बुक से आप देखते हो, जर्नल से देखते हो. इन बोथ केसेस स्पेशली इन जर्नल, so there can be a gap of 2 or 3 years between the completion of the research project and publication of journal. तो आप जर्नल से चीज़ें देखते हो. बुक से अगर आप देखते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जिसमें रिसर्चर्स मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द इंटरेस्ट सोर्सेज फॉर लिटरेचर सर्वे एंड रिव्यू एंड द सेम टाइम द रिसर्च शुड बी केयरफुल अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कंटेंट. इसमें हमें ऑथेंटिसिटी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए. एंड बिब्लियोग्राफी गिवन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो जहाँ से भी आपने पढ़ा है उसको बिब्लियोग्राफी में लास्ट में आपको उसको देना चाहिए. अब आता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अभी हमने लिटरेचर रिव्यू की बात कर ली, अब हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स. सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स. हमारे गोल्स होते हैं वेयर यू सेट आउट ऑफ अटेन इन योर स्टडी. आप क्या क्या अपनी स्टडी में चीज़ें लाओगे वो आप ऑब्जेक्टिव में देखते हो. एंड दे इन्फॉर्म द रीडर व्हाट द रिसर्चर वांट्स टू अकम्प्लिश थ्रू दी रिसर्च वर्क. तो इसमें आपका एक आइडिया हो जाता है कि वो जो मतलब रिसर्चर है वो क्या चीज़ें इसमें करना चाहता है, तो एक ऑब्जेक्टिव के रूप में वहाँ पे हमें दिख जाता है. सो द वर्डिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक. बहुत प्रिसाइज और स्पेसिफिक होनी चाहिए. सो ऑब्जेक्टिव कैन बी रिटन अंडर 2 हेडिंग. 2 हेडिंग के अंतर्गत लिख सकते हैं. पहला तो मेन ऑब्जेक्टिव और एम, ठीक है. दूसरा आपका सब ऑब्जेक्टिव. सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज एन ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ द स्टडी. तो मेन ऑब्जेक्टिव में आप लिखते हो जहाँ पे आप ओवरऑल स्टडी के स्टेटमेंट लिखते हो. इट ऑल्सो स्टेट्स द मेन एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप
एंड दैट वी वांट टू इस्टेब्लिश, हम क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उनके बीच में क्या एसोसिएशन है, रिलेशनशिप क्या होगा, वो उसमें लिखते हैं. एंड द सब ऑब्जेक्टिव आर द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक दैट यू वांट टू इन्वेस्टिगेट विद इन योर मेन फ्रेमवर्क. सो लाइक दे शुड बी लिस्टेड न्यूमेरिकली, हम न्यूमेरिकली लिस्ट कर सकते हैं. The wording should be clear, complete and specific. Each objective should contain only one aspect of the study and use action-oriented words or verbs when writing objective. So the objective should start with words like हमें कैसे लिखना चाहिए starting like to determine, या फिर लिखना चाहिए to find out, या लिखना चाहिए to ascertain, to measure, to explore etc. So the wording of objective determine the type of रिसर्च लाइक डिस्क्रिप्टिव तो अलग अलग हो जाता है. जैसे अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए है या कोरिलेशनल के लिए या एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए, एंड द टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन यू नीड टू अडॉप्ट टू अचीव देम, तो इसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी पे काम कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव आपका कुछ इस प्रकार होगा लाइक टू डिस्क्राइब एंड द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस टू दी चंडीगढ़ टू देयर एम्प्लॉयज़ इन IT इंडस्ट्री. लाइक तो उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टू डिस्क्राइब, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आप काम कर रहे हो. सो अब दूसरा इन कोरिलेशनल स्टडी इट मे स्टेट लाइक टू असर्टेन. ठीक है, अगर कोरिलेशन स्टडी में काम करो तो उसको हम लिख सकते हैं टू असर्टेन से स्टार्ट कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल्स ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव एंड सब ऑब्जेक्टिव. तो पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस. तो कुछ इस तरह हम मेन ऑब्जेक्टिव लिखते हैं. उसके बाद जब सब ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो उसको हम कुछ इस तरह से फॉलो करते हैं. पहले में आप लिख दोगे कि टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस. दूसरा पॉइंट में आप डाल सकते हो टू कंपेयर दी यूज ऑफ मॉडर्न टीचिंग टेक्निक इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स. थर्ड पॉइंट पे आप लिख सकते हो टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग एंड दी लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट टू लर्न. सो कुछ इस तरह से. अब आते हैं कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल्स की. So the meaning of terms such as teaching effectiveness, class performance, job satisfaction may vary from one person to another. So from one place to another, and concept also known as constructs are mental image, thus are not directly measurable. So for research we have to define concepts so that they are understood in the some sense of respondent in case of collect data. So again for the research purpose concept have to made measurable. जो हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो एक मेजरेबल होना चाहिए, अदरवाइज हाउ द डाटा कैन बी कलेक्टेड, ये चीज़ें होनी चाहिए. एंड इट मीन्स दैट कॉन्सेप्ट शुड बी कैपेबल ऑफ अज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यूज. Here the term indicators and variables come into picture. Anything capable of assuming different values is known as a variable. So let us take another example like if richness is a concept. ठीक है, एक richness क्या है, अगर concept है और construct है, so then assets and incomes are the variable, indicators, उसके indicators होंगे. and the asset value and जो annual income है वो उसके variable होंगे. तो टाइप ऑफ वेरिएबल की बात अगर कर लें तो टाइप ऑफ वेरिएबल आपके पहला आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे हमने पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो डिपेंड किसी पे नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मैनिपुलेटेड उनको हम कर सकते हैं. और एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिसमें हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता. सो दे बिकम द कॉज ऑफ अनदर वेरिएबल. बल्कि ये क्या होता है, एक दूसरे वेरिएबल के कॉज बनते हैं, कारण बनते हैं. सो इट इज़ द वेरिएबल मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन दी एक्सपेरिमेंट. दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही डिपेंड करता है. मतलब अगर हम इस पर कुछ चेंज करेंगे तो इस पर भी उसका फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैनिपुलेट इसको हम कभी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो लाइक द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज मेड इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इसमें जो भी चेंज करेंगे उसका इफेक्ट आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलता है. जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं इन दी स्टडी अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस. सो कोचिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कोचिंग को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं. तो कुछ चेंज हम जब कोचिंग में करेंगे वो चेंज आपके स्टूडेंट में भी दिखेगा. तो जो मैनिपुलेट हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते हैं उसका रिजल्ट हमको डिपेंडेंट वेरिएबल में दिखाई देता है. एक होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल. सो इंटरवीनिंग वेरिएबल मतलब जो बीच का वेरिएबल होता है, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो काम
करता है वो आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो टिश्यू डैमेज है, ठीक है, इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल इन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर रिलेशनशिप। लाइक स्मोक करना ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और उससे लंग कैंसर होना ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन किस वजह से हो, मतलब उसका बीच का क्या पार्ट है, टिश्यू डैमेज। जब आपने स्मोक किया तो टिश्यू डैमेज हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, लंग कैंसर हुआ। तो जो टिश्यू डैमेज है वो आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल के अंतर्गत आता है। फिर आता है एक्सटर्नियस वेरिएबल। एक्सटर्नियस वेरिएबल में क्या है, इन रियल लाइफ सिचुएशन देयर कैन बी मैनी फैक्टर्स और वेरिएबल्स दैट मे अफेक्ट द आउटकम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में इफ़ेक्ट करती हैं। तो एक्सटर्नियस वेरिएबल आल्सो अफेक्ट दी डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करती है। आल्सो देयर आर नॉट मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, मैनिपुलेट नहीं होता। जैसे हम दे मे मास्क द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। Extraneous variable may directly affect the dependent variable or may combine with the independent variable to produce an effect. Therefore, extraneous variables must be controlled so that the experiment can determine whether the dependent variable changes in relation to variation in the independent variable. They actually compete the independent variable in explaining the outcome. तो extraneous में ये रखना है कि ये भी कुछ इस तरह है। इंटरवीनिंग जो बीच की बात रहती है, एक्सटेनियस में आप वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कुछ ऐसी चीज़ें रहना जो बाद में जाके डिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज करती है। तो ये एक्सटेनियस वेरिएबल हो गया। एंड यहाँ पे कुछ कैटेगरीज आर मेजर्ड इन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल विच इज़ इंपॉर्टेंट। लाइक कांस्टेंट वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होंगे, ओनली वन वैल्यू सच एज फ्लावर एंड ट्री, सिर्फ एक, ठीक है, उसमें कांस्टेंट रहेगा। डिचोटोमस वेरिएबल, टू कैटेगरीज सच एज मेल एंड फीमेल, जिसमें हम दो वेरिएबल को लेके चलें, जैसे मेल फीमेल हो गया या रिच और पुअर होगा, तो डिचोटोमीज वेरिएबल हैं। पॉलीटोमस जिसमें एक से ज़्यादा, लाइक एवरेज, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, लाइक दैट। सो मेजरिंग वेरिएबल क्या होते हैं, मेजरिंग वेरिएबल में मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स is centered to research studies. So according to Steven, measurement scales can be of 4 types. Like एक आपका nominal scale हो गया. It is also termed as a classificatory scale. A variable being measured on a nominal scale may have one, two or more subcategories depending upon the extent of variation. For example, like gender can be classified into a subcategories like male and female. तो ये nominal scale हो गया। और ओके यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है, जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हमने जो बात की है रिलेशनशिप की, उसमें देख लेंगे। जैसे ये आपका देखो, स्मोकिंग क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जो कॉज करता है। फिर ये कोरोनरी हार्ट डिजीज़ और अफेक्ट हुआ, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब एक्सटर्नियस वेरिएबल देखो क्या है, एज ऑफ द पर्सन, है ना, मतलब वो उस पर्सन की एज, क्योंकि हर किसी पर्सन की अलग अलग होगी। स्मोकिंग जो एक्सटेंट होता है, हीज और हर स्मोकिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, कितने समय से वो स्मोक कर रहा है, द एक्सटेंट ऑफ डेली एक्सरसाइजेस भी इफ़ेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो ये इसके एक्सटर्नियस वेरिएबल हो गए। और जो इंटरवीनिंग होगा वो होगा आपका डैमेज होना, है ना। तो ये रिलेशनशिप था। सो दूसरा आ जाता है ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल। सो इट इज़ यूजुअली रैंक दी सब ग्रुप्स ऑफ सर्टेन सीक्वेंस और ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन मार्क जो होते हैं, ठीक है, कैन बी मेजर्ड आइदर क्वांटिटेटिवली, लाइक इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इन परसेंटेज टर्म, लाइक परसेंटेज देते हैं, है ना, ये इतने परसेंट। एक तो ये हो सकता है। अगर क्वालिटेटिवली की बात करें तो लाइक आप दे सकते हैं कि अबव एवरेज है या एवरेज है या बिलो एवरेज है। तो कुछ इस तरह से इसको हम ऑर्डिनल या रैंकिंग के तौर पर देख सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट आता है इंटरवल स्केल। ये क्या होता है, इन इंटरवल स्केल हैज़ ऑल दी characteristics of an ordinal scale. Like in addition, it uses a unit of measurement with the arbitrary starting and terminating points. Like सेल्सियस स्केल के हो गए, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऐसा अगर इस तरह की देंगे नंबरिंग, तो ये आपका इंटरवल स्केल है। रेशियो स्केल, जिसमें हम रेशियो के तौर पे देते हैं, लाइक
लाइक 2:1 और 5:3 लाइक दैट। तो ये रेशियो स्केल में ये सारी चीज़ें होंगी। एटीट्यूडनल स्केल क्या होता है? इफ़ यू वांट टू असर्टेन द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड अ टीचर, द क्वेश्चनेयर फ्रेम्ड में बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। सो लाइक इसमें एटीट्यूडनल जो स्टूडेंट्स होता है टुवर्ड्स टीचर के टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड कैसा है, लाइक ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड। सो जो क्वेश्चनेयर होते हैं हमारे, है ना, सो इफ़ द क्वेश्चनेयर इज ओपन एंडेड, अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर की बात करें, सो इट मे इन्वाइट रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम सैम्पल टू डिस्क्राइब द एटीट्यूड दे होल्ड टुवर्ड्स टीचिंग क्वालिटी। इफ द रिसर्चर्स हैज़ फ्रेम्ड क्लोज रिसर्च, द रिस्पॉन्डेंट इज लाइक, देखो सीधी सी बात है, जो ओपन एंडेड होता है उसमें हम टीचर के प्रति कैसा सोचते हैं वो हम कुछ भी उसमें स्केल कर सकते हैं। लाइक उसमें कोई आपको बाउंड्री नहीं है कि आप यही बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। उसमें हम ओपन एंडेड हम कोई भी उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड में आप एक तरह से उसमें ऑप्शन रखते हो, लाइक आप उससे इस चीज़ से एग्री करते हैं या स्ट्रांगली एग्री करते हैं, अनडिसाइडेड या डिसएग्री, इस तरह। तो ये क्लोज एंडेड है। अब टाइप्स ऑफ एटीट्यूडनल स्केल में आपका लाइकर्ट स्केल है, जिसमें आपको देखते हैं इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज समेटिव रेटिंग स्केल, जिसमें आप समेटिव रेटिंग स्केल के थ्रू करते हो। इट इज़ द ईजिएस्ट वन टू कॉन्ट्रास्ट। इट इज़ बेस्ड अपॉन द assumption that each statement or item can be scale has equal attitudinal value. So like okay, so instead of जो हमने अभी स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री वाला पॉइंट किया, इट विल वैल्यू लाइक 5 4 3, मतलब रेटिंग करना, नंबरिंग से रेट करना, ठीक है। ये आपका आता है इसमें। अब थर्स्टोन स्केल, इसमें क्या होगा कि इसमें वेटेज दिया जाएगा, जिसमें लाइक प्रॉब्लम में हैव वेट ऑफ 1, द स्टेटमेंट अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज, लाइक हर किसी का अलग अलग रहेगा कि उसका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा था, उसमें हम रेट कर दिए इतने पॉइंट देंगे, फिर दूसरे चीज़ में इतने पॉइंट देंगे, लाइक दैट। तो ये थर्स्टोन स्केल में है। गटमैन स्केल क्या कहता है? इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन रेशियो स्केल। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू डेवलप। फिर आ जाता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें, हाइपोथेसिस का प्लूरल फॉर्म हाइपोथेसिस होता है, एंड रिसर्चर्स विल हैव 1 और मोर हाइपोथेसिस। हमारे पास जो भी रिसर्चर्स हैं उनके पास एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट दे वांट टू एड्रेस, सो विच इंक्लूड प्रेडिक्शंस अबाउट पॉसिबल रिलेशनशिप between the things they want to investigate variable. So as a researcher, we do not know the exact truth but have a hunch about the outcome, and thus we make some prediction about the outcome. This hunch or prediction about the outcome is called hypothesis. हाइपोथेसिस क्या होता है? आप शुरू में हाइपोथेसिस बना लेते हो कि इस वर्क में हम ये काम करेंगे और कुछ इस तरह से हमारा होगा, तो हमें नहीं पता है कि हमारा जो हाइपोथेसिस वो ट्रू ही होगा, राइट। तो एक तरह से एक हंच होता है, एक प्रेडिक्शन होती है, जिसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। एंड इट कैन बी टर्म्ड एज अ एजुकेटेड गैस, हम कह सकते हैं एजुकेटेड गैस या अजम्पशन कह सकते हैं अबाउट सम फिनोमिना। सो दिस अजम्पशन इज टेस्टेड बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट विल बी enable us to conclude in 4 hunch was right. So thus defining hypothesis has the following features. तो कुछ इस तरह से हमारा हाइपोथेसिस बनता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें? पहला तो इट इज़ अ टेंटेटिव प्रपोजिशन, हम अपने रिजल्ट को लेके या हाइपोथेसिस को लेके एक प्रपोजिशन करते हैं। दी वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस अननोन, हमें वैलिडिटी के बारे में नहीं पता होता कि हाइपोथेसिस लास्ट में हम वैलिड हमें मिलेगा या नहीं। फिर इन मोस्ट केसेस फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, इट मस्ट बी जनरलाइजेबल एंड इट शुड बी सिंपल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। देन मेन फंक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस दो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ रिसर्च. A perfectly valid research can be conducted even without formulating any hypothesis. कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हम हाइपोथेसिस पहले ही बना लें, लास्ट में भी हम बना देते हैं जो जनरलाइजेशन होता है. सो इन जनरल फॉर्मुलेशन परफॉर्मेंस दी फॉलोइंग फंक्शंस, लाइक
पहला फंक्शन क्या करता है, दे ब्रिंग फोकस, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी इन दी रिसर्च स्टडी। जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो एक तरह से हम फोकस हो जाते हैं उस पर, क्लैरिटी रखते हैं और स्पेसिफिसिटी पे ध्यान देते हैं कि हमने अगर ये हाइपोथेसिस बनाया तो हमारा रिसर्च स्टडी कुछ इस वे पे ही जाएगा। दूसरा, इट हेल्प्स इन मेकिंग सैम्पल डिज़ाइन। हमारा डिज़ाइन जो सैम्पल डिज़ाइन कैसा होगा ये आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग चलता है फिर। सो दे मेक दी स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव। हमारा जो स्टडी होता है वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, उसी पे हमें काम करना है। देन इट दे फैसिलिटेट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी, और ये हमें एक थ्योरी बनाने के लिए फॉर्मुलेट करता है। सो हाइपोथेसिस कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। किस तरह के हो सकते हैं, पहला आपका डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हो सकता है। सो इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द डिस्क्राइब एंड कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें आप किसी टॉपिक पे उस पर डिस्क्राइब करते हो या कैरेक्टराइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक द परसेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया इज़ 10%, लाइक दैट। दूसरा टॉपिक है इसी में आपके रिलेशनल हाइपोथेसिस हो सकते हैं। दे इंडिकेट दी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसमें आप दो वेरिएबल को साथ में लेके चलते हो। फॉर एग्जांपल, पेरेंट रिसाइडिंग इन अर्बन एरियाज स्पेंड मोर मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, लाइक दैट। थर्ड है एक्सप्लेनेटरी, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। लाइक एग्जाम्पल के लिए सैलरीज इंक्रीज, दी स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम्स ऑल्सो इंक्रीज, सो लाइक दैट। एंड ये हाउएवर रिवर्स मे नॉट बी ट्रू, और इसका रिवर्स जो होता है वो ट्रू नहीं होता। तो कुछ ये तीन तरह के हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। सो इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग यू हैव अ null hypothesis against which are you testing an alternative. So the hypothesis concern one or more characteristics of the distribution. So अब आ जाता है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। So in studies relating to the academic performance of boys and girls, the null hypothesis would state that boys and girls have equal performance level. तो null hypothesis एक important term है जिसमें हम ये ध्यान देते हैं कि जो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव इक्वल परफॉर्मेंस लेवल, अगर दोनों में इक्वल परफॉर्मेंस है तो वो एक null hypothesis को डिनोट करता है। सो दिस द डायरेक्शनल hypothesis may state the boys or girls may more able. तो डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस है, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये बताता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में से कौन ज़्यादा एबल है, एंड इट टेंड्स टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट द आउटकम। तो उस हिसाब से ये आउटकम के लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जबकि जो नॉन डायरेक्शनल अल्टरनेटिव रहता है वुड सिंपली स्टेट दैट देयर इज़ अ जेंडर डिफरेंस, एंड जनरली हम बता देते कि जेंडर डिफरेंस है, लाइक दैट। तो ये नॉन डायरेक्शनल है। वी हैव नो आइडिया वेदर बॉयज़ आर मोर एबल टू और गर्ल्स आर मोर एबल। तो यहाँ पे जब हमें नहीं पता होता कि बॉयज़ गर्ल्स में क्या डिफरेंस हो रहा है या कौन ज़्यादा एबल है, तो वो नॉन डायरेक्शनल हो गया। लेकिन जहाँ पे हम ये डिनोट करते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स में कौन ज़्यादा एबल है, वो आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाता है। तो ये था पूरा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देख लेंगे जिसमें हम प्रिपरेशन, रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टडी डिज़ाइन। तो यहाँ पे जो हमारा रिसर्च डिज़ाइन रहेगा सेकेंड प्रोसेस में हम वो देखते हैं। सो नाउ व्हेन वी सेटिंग अप द हाइपोथेसिस डन, द नेक्स्ट स्टेप इज रिसर्च डिज़ाइन। सो इट इज़ रोड मैप टू कैरी। एक तरह से ये क्या होता है, एक रोड मैप होता है टू कैरी अवर रिसर्च आउट दी रिसर्च। हमारा रिसर्च कैसा जाएगा, एक उसका रोड मैप बना के तैयार करना ही हमारा रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एड्रेसिंग बेसिक क्वेश्चंस लाइक what is the scope of research study, what type of data is to be collected, or something like what methods should be used to collect the data and to analyze them, the justification of required at every step as the resources are at stake. So in fact many of the research method are basically research design or closely linked with them. So research design is an activity and time based plan keeping in view of the research objectives. So it guides about the type of information to be collected and their sources. So it is a framework for the specifying the relationship among the variables under study. So it outline the procedure. तो एक तरह से रिसर्च जो डिज़ाइन होता है हम उसमें एक तरह से हम रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि हम
अपने रिसर्च में क्या क्या चीज़ें करेंगे, कैसे हमारा जो स्कोप क्या होगा हमारी स्टडी का, डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ों का एक रोड मैप तैयार करना ही रिसर्च डिज़ाइन होता है। सो हियर रिसर्च डिज़ाइन इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ प्लान कह सकते हैं, या स्ट्रक्चर या स्ट्रेटजी कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की। तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स वेरिएंस, इट इज़ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ द collecting and analyzing the needed information। तो Gowrie 1995 tried to establish a link between research design and problem structure। तो इनके बीच में रिजल्ट की बात करी है, जिसमें आपने रिसर्च डिज़ाइन है और ये है आपका प्रॉब्लम स्ट्रक्चर। सो रिसर्च डिज़ाइन में जैसे एक्सप्लोरेटरी, तो एक्सप्लोरेटरी जो होता है वो इस आपका प्रॉब्लम स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर रहेगा। अगर डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर रहेगा, कॉजल कर रहे हैं तो भी स्ट्रक्चर रहेगा। सो देयर फॉर रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व दी फॉलोइंग कंसिडरेशन, लाइक पहला इसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च स्टडी, सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सैम्पल डिज़ाइन, टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सो रिसर्च डिज़ाइन अचीव्स दी फॉलोइंग पर्पसेस, इसमें पर्पसेस क्या क्या रहते हैं, इट मेक्स रिसर्च एफिशिएंट, optimum utilization of resources like maximum information with minimal expenditure time and money, फिर उसके बाद flexibility, minimalization of bias और reliability and objectivity। so यहाँ study on the basis of number of contacts तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स के बेस पे रिसर्च डिज़ाइन कैसे होता है वो देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट्स रिसर्च कैन बी क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट के बेस पे देखें दो तरह की रिसर्च हो सकती है, एक क्रॉस सेक्शनल एक लॉन्गिट्यूडनल। सो इन क्रॉस सेक्शनल स्टडी डाटा इज कलेक्टेड ओनली वंस ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। सिर्फ जब एक बार हम डाटा कलेक्ट करने जाते हैं किसी के पास तो वो आपका क्रॉस सेक्शनल कहलाता है। ठीक है The data are not necessarily gathered simultaneously and data collection may spread over a period of time, so such as 1 week, 1 month और so। तो उसको कलेक्ट करने में आपको एक वीक भी लग सकते हैं, एक मंथ भी लग सकते हैं, एंड इट मे ऑल्सो टेक अ लॉन्गर पीरियड। सो फॉर एग्जाम्पल डाटा मे बी कलेक्टेड अबाउट हॉलीडे प्रेफरेंसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इन इंडिया। सो ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शनल। दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या है, द डाटा वुड बी कलेक्टेड एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में हम डाटा कलेक्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। एंड फॉर एग्जांपल अ ड्रग हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप ऑफ पेशेंट टू check the efficiency of drug and the data may be collected many times of check the health condition। तो अगर ड्रग का जो अफेक्ट देखने के लिए हम कई बार जाके हेल्थ कंडीशन को चेक करते हैं तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंतर्गत आता है। और फिर यहाँ पे देख लेंगे स्टडी डिज़ाइन बेसिस ऑन रेफरेंस पीरियड के बेसिस पे। तो पहला आता था रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन, इट इज़ मेंट फॉर द फिनोमिनन ऑफ अ सिचुएशन दैट हैज़ अकर्ड इन दी पास्ट। और प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, इट परटेन्स टू लाइकली प्रेवलेंस टू फिनोमिनन इन द फ्यूचर। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट के बारे में और प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के बारे में। अब यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी वांट्स टू टेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग इन ट्रीटिंग पीपल, सो देयर इज अ cause and effect relationship है ना, so between the two variables। so the research can be broadly classified into two for the purpose of research design, namely experimental study और non experimental study। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें कॉज और इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल और ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप रिसीविंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दूसरा कंट्रोल ग्रुप, तो ग्रुप नॉट रिसीविंग ट्रीटमेंट इज़ दी कंट्रोल ग्रुप। सो इसमें दो ग्रुप होते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। फिर रैंडमाइजेशन क्या होता है, इट कवर्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट लाइक द सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट और कंट्रोल ग्रुप इज़ रैंडम, जिसमें हम रैंडमली ले लेते हैं कोई भी सिलेक्शन ऑफ ग्रुप, जिसमें एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप लेते हैं रैंडमली लेते हैं। दूसरा पॉइंट, ऑल पार्टिसिपेंट्स हैव इक्वल चांस टू बीइंग चूजन फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो हियर फिर आता है आपका एक सेकेंड
नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, मतलब ये एक तरह का नॉन एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी होता है वो रेट्रोस्पेक्ट टाइप का स्टडी होता है. दस वी स्टार्ट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेस एंड कॉज. हियर द assumed cause has already occurred. Variables are still referred to as interdependent variable and dependent variable. For example, comparing opinion from natural groups. So there can be a other type of research design as well. So a few important study design as follow. Like action research होता है जहाँ पे आपको action करना रहता है. It means action research has been discussed earlier. Like it is रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम आए उसको इमीडिएटली कैसे सॉल्व करना है वो एक्शन रिसर्च में हम देखते हैं. ठीक है, एक्शन रिसर्च कुछ इस तरह हो गया. कोहर्ट स्टडी क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ईयर ऑफ बर्थ. कुछ कॉमन जिसमें होता है, जैसे ईयर ऑफ बर्थ हो गया, ग्रेजुएशन हो गई या मैरिज हो गई. सो फॉर एग्जाम्पल द रिसर्चर्स वांट्स टू स्टडी द पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ MBAs पासेस इन 1991. तो when India was facing economic crisis of study of people born between 1955 to 2000. अगर ऐसा कुछ स्टडी है तो वो कोहर्ट स्टडी में आएगा. प्लेसिबो डिज़ाइन क्या है? अ पेशेंट, ठीक है, अ पेशेंट फॉर एग्जाम्पल मे हैव एन इम्प्रेशन दैट इट इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, सो बट इन रियलिटी ही इज़ बीइंग गिवन ओनली शुगर पिल्स. लाइक उनको शुगर पिल्स दी जा रही है जहाँ से उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिज रिकवरी. लाइक उसके रिकवरी में तो काम आ रहे हैं, लेकिन देयर कैन बी ए टू ग्रुप्स. लाइक वी आर वन रिसीविंग द एक्चुअल ट्रीटमेंट और दूसरा ग्रुप हो जाता है सम रिसीविंग प्लेसिबो ट्रीटमेंट. तो द कंट्रोल ग्रुप कैन ऑल्सो बी यूज इन दिस डिज़ाइन. सो द फर्स्ट ग्रुप रिसीव्स द एक्चुअल ट्रीटमेंट और दूसरा ग्रुप जो प्लेसिबो ट्रीटमेंट जिसको दिया जाता है एक शुगर पिल की तरह. अब थर्ड आपका स्टेप आता है जिसमें डेवलपमेंट, डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे. तो डाटा इज़ डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड टू रिप्रेजेंट फैक्ट्स. ठीक है, तो हम डेटा क्यों, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करते हैं फैक्ट्स को, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए. सो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डाटा आर वर्थ मेंशनिंग हियर. सो फर्स्ट है उसमें डाटा रिप्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट हाइपोथेसिस वेरिएबल. दूसरा, डाटा इज एनालाइज टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्शन. Prediction is the form of setting up the hypothesis, and if data and prediction are consistent, then null hypothesis is supported. After that, if data and prediction are inconsistent, hypothesis is not supported and rejected. तो यहाँ याद रखना है, अगर डाटा और प्रिडिक्शन दोनों हमारे कंसिस्टेंट निकलते हैं तो हमारा नल हाइपोथेसिस सपोर्ट करता है, जबकि अगर इनकंसिस्टेंट निकले तो द हाइपोथेसिस हमारा सपोर्ट नहीं करता है और रिजेक्ट हो जाता है. सो हियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा की बात कर लेंगे. दो तरह के डाटा हो सकते हैं. प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ current research object, whereas secondary data is collected for some other research purpose. So it is collected fresh by the researchers and is based on survey, observation and experimentation. So it is extensive and difficult to acquire. It is reliable as it has been obtained directly to be specific problem in web. So यहाँ पे हम देख लेंगे प्राइमरी डाटा जो होता है उसके अंतर्गत आपका ऑब्जर्वेशन हो गया और इंटरव्यू हो गया, जिसमें आप मेल के थ्रू इंटरव्यू कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू या पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं. आपके जो प्राइमरी डाटा, उसको प्राइमरी डाटा का मतलब है आपके फ्रेश जो डाटा होते हैं, जो आप खुद ही सब कुछ करते हो, मतलब खुद ही कलेक्ट करते हो, चाहे वो मेल के थ्रू हो, फ़ोन के थ्रू हो, जो इंटरव्यू लेके लोगों से या कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप जो डाटा कलेक्ट करते हो वो आपका प्राइमरी डाटा कहलाता है. जबकि सेकेंडरी जो डाटा होता है वो आपको कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो. लाइक ये एक्सटर्नल जो सोर्सेज होते हैं हमारे पास, टीवी, रेडियो, इंटरनेट हो गया, मैगजीन्स हो गया, बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, उनसे जो डाटा आप कलेक्ट करते हो वो आपका सेकेंडरी डाटा में आता है. सो दिस डाटा माइट हैव बीन कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. लाइक इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव एंड क्विक मेथड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. मतलब बहुत जल्दी आप कर लेते हो क्योंकि ये आपको कहीं पे भी मिलेगा, कहीं पे भी आप उसको कलेक्ट कर सकते हो मैगजीन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. तो वो एक तरह से ज़्यादा टाइम नहीं लेता और क्विक मेथड होता है. समटाइम्स इट इज़ ओनली वे व्हेन दी ओरिजिनल सोर्स इज इनएक्सेसिबल, सो इट शुड बी ascertained.
लाइक वेदर द डाटा इज़ रिलेवेंट टू योर स्टडी और इट इज़ क्रेडिबल। तो कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं मिल पाते हैं, जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ होता है वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो तब फिर ये क्वेश्चन उठते हैं कि ये क्या ये रिलेवेंट है स्टडी के लिए या क्रेडिबल है या नहीं। सो ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं। तो अभी तो हमने प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा देख लिया, दूसरा आ जाता है ऑब्जेक्टिव डाटा या और सब्जेक्टिव डाटा। सो ऑब्जेक्टिव डाटा आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सिंगल पर्सनस ओपिनियन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं, एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, जो एक सिंगल पर्सन के लिए के ओपिनियन होते हैं। वेयर जो सब्जेक्टिव डाटा होता है कैन बी एन इंडिविजुअल्स ओपिनियन और इट कैन बी डिपेंडेंट अपॉन दी रिसर्चर्स। तो सब्जेक्टिव डाटा वो रिसर्चर पे भी डिपेंड करता है और एक तरह से इंडिविजुअल के ओपिनियन भी हो सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा आप तो जानते हैं, क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करता है, जो उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है, वो आपके क्वालिटेटिव डाटा में आते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा में जिसमें नंबरिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा में आते हैं। सो क्वांटिटेटिव डाटा इंटेल्स मेजरमेंट इन विच दी नंबर आर यूज डायरेक्टली टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज और थिंग, है ना, जिसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं। अ लार्ज सैम्पल इज रिक्वायर्ड इन क्वांटिटेटिव डाटा विद प्रॉपर सैम्पलिंग डिज़ाइन, और जनरलाइजेशन जो होता है वो बहुत हाई होता है, कोई भी डाटा उसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, दिस इज़ यूज्ड ऑफ बिहेवियरल साइंस। ठीक है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इट इज़ अलाउ कलेक्टिंग दी collecting the primary data by investigators on direct observation and of the relevant pupil actions and situation without asking for the respondent। इसमें कोई भी रिस्पोंडेंट को हम हायर नहीं करते हैं अपने डाटा कलेक्शन के लिए, बल्कि हम खुद ही प्राइमरी डाटा के तौर पर जो भी इन्वेस्टिगेटर्स रहते हैं उनके खुद के ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी रिलेवेंट पीपल को या एक्शंस पे या सिचुएशन पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहता है उसी के बेस पे हम जब करते हैं उसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। सो ऑब्जर्वेशन कैन यील्ड इंफॉर्मेशन विच पीपल आर नॉर्मली नॉट विलिंग और able to provide. For example, by observing many copies of class work and untidy copies indicate the quality of teaching is not satisfactory. सो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला तो आपका स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो स्ट्रक्चर्ड में आप देखेंगे फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए स्ट्रक्चर्ड रहेगा। अनस्ट्रक्चर्ड कब रहेगा, फॉर एक्सप्लेनेटरी डाटा जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फोर्थ नंबर है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और डिसग्यूज्ड ऑब्जर्वेशन। तो कुछ इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन मेथड कर सकते हैं। फिर आता है सर्वे मेथड, जिसमें हम सर्वे करते हैं। इसमें दो तरह के सर्वे हो सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड सर्वे, एक दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे। स्ट्रक्चर्ड सर्वे में आप एक स्ट्रक्चर बना के लेके जाते हो, एक फॉर्मल लिस्ट बना के लेके जाते हो और वही सारी चीज़ें आप रिस्पॉन्डेंट से पूछते हो सेम मैनर में। अनस्ट्रक्चर्ड में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिससे भी आप इंटरव्यू कर रहे हो, जिससे भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, उस रिस्पॉन्डेंट से आप किसी भी तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। एक फ्लेक्सिबिलिटी में आपको आंसर भी वो फ्लेक्सिबल वे पे दे सकता है, एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो इसमें एडवांटेज क्या है आपका, क्विक एंड लो कॉस्ट इन कंपैरिजन टू ऑब्जर्वेशन मेथड। ये अच्छा रहता है, थोड़ा कंपैरिजन जो ऑब्जर्वेशन मेथड से अच्छा रहता है, क्विक हो जाता है और लो कॉस्ट में हो जाता है। दूसरा, सर्वे मेथड कैन बी एडमिनिस्ट्रेट टू कलेक्ट मैनी डिफरेंसेस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड लिमिटेशन क्या है, इस लिमिटेशन में देखेंगे प्राइवेसी इशूज़ रहती है, रिलक्टेंट ऑफ द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट एंड बायसेस होते हैं। फिर आता है कॉन्टैक्ट मेथड क्या है, जिसमें हम कॉन्टैक्ट के थ्रू, जैसे मेल क्वेश्चनियर हो सकता है। मेल क्वेश्चनियर में जैसे इट इंक्लूड्स कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट्स में गिव मोर ऑनेस्ट आंसर टू पर्सनल क्वेश्चनर्स और मेल क्वेश्चनियर। तो आपको एक मतलब ऑनेस्ट आंसर मिलता है। साथ ही इट इज़ अनबायस्ड एज नो इंटरव्यू इज़ इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरव्यूअर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए अनबायस्ड रहता है। एक कन्वीनियंट फॉर रिस्पोंडेंट हु कैन आंसर व्हेन दे हैव टाइम, जब उनके पास टाइम है तब वो आंसर करेंगे, तो एक तरह से टाइम का कन्वीनियंस भी बना रहता है। गुड वे टू रीच पीपल हु ट्रैवल, बहुत अच्छा एक वे होता है। और लिमिटेशन की बात करें तो ये एक तो फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट देन टेलीफोनिक और पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, अगर टेलीफोनिक या पर्सनल इंटरव्यू करेंगे तो वो जल्दी हमारा काम हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू जो ये मेल क्वेश्चनियर है उसमें टाइम लग जाता है, कब उनके पास टाइम होगा जब वो रिप्लाई करेंगे, लाइक दैट। सो इट हैज़ अ लो रिस्पॉन्स टाइम रेट एंड लिटिल कंट्रोल टू रिसर्चर्स ओवर द प्रोसेस।
अब आ जाता है आपका वही टेलीफोनिक इंटरव्यू, जिसमें हम टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि इट इज़ क्विक मेथड, इट गिव्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू इंटरव्यूअर एज ही कैन एक्सप्लेन क्वेश्चंस नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली बाय द रिस्पोंडेंट। साथ ही इट हैज़ ग्रेटर सैम्पल कंट्रोल, इट हैज़ हायर रिस्पॉन्ड टाइम रेट। और लिमिटेशन क्या है, हाई कॉस्ट पर रिस्पोंडेंट एज द इंटरव्यू शुड बी मोर स्किल्ड, like privacy issues, complete the standardization is not possible, wrong entry is possible due to lack of time। एंड फिर और आ सकता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे आप जाके पर्सनली इंटरव्यू करते हो। सो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रेन इंटरव्यूअर can hold the respondents' attention and are available to clarify the difficult questions. They can guide interviews, explore issues and prove the situation required. So personal interviews can be used in type of questionnaire and can be conducted fairly quickly. So interviewers can also सो एक्चुअल जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं या पैकेजेस होते हैं, एंड ऑब्जर्व दी रिकॉर्ड देयर रिएक्शंस एंड बिहेवियर ऑल्सो। सो दिस टेक्स टू फॉर्म्स, नेमली इंटरसेप्ट इंटरव्यू, जो कि हम इंटरसेप्ट इंटरव्यू किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम इंडिविजुअली इंटरव्यू करते हैं तो, एंड द फोकस ग्रुप विच इज़ इंटरव्यूइंग द ग्रुप्स, लाइक एक ग्रुप बना के उस पर हम अगर इंटरव्यू करते हैं। सो अब यहाँ पे इंटरसेप्ट इंटरव्यू में क्या होता है, एक तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मार्केटिंग रिसर्च सच एज टूरिज्म हो गया। दूसरा, इट अलाउज द रिसर्चर्स टू रीच known people in the short period of time. Third point is it is only method of reaching people whose names and address are unknown. Fourth point is it involves talking to people at homes, offices or street or in shopping malls also. And fifth point है जो interviewer हैं must gain the interviews cooperation. It is time consuming and may range from a few minutes to several hours, like एक कुछ मिनट से लेकर सेवरल आवर्स तक भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जजमेंटल सैम्पलिंग। एग्जाम्पल, द इंटरव्यूज हैज़ गाइडलाइंस एज द होम इज इंटरसेप्ट लाइक सच एज 25% अंडर 20 years ऑफ एज एंड 75% ओवर 60 years ऑफ एज। लिमिटेशन इसका क्या होता है, इट इज़ अ ग्रेटर रूम फॉर एरर एंड बायस on the part of the interview who may not be able to correctly judge age, race, etc. दूसरा चीज़ लिमिटेशन ये भी है कि इंटरव्यू may not be comfortable talking to certain ethnic और एज ग्रुप्स। फोकस ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें हम फोकस करते हैं, लाइक यूजुअली कंडक्टेड दी इन्वाइटिंग 6 to 10 पीपल्स टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स विद अ ट्रेंड मॉडरेटर टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस। तो इसमें जो एक फोकस ग्रुप रहता है उसको हम एक साथ रखते हैं और उनके साथ हम बैठ के डिस्कस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, और जो भी चीज़ें उसमें हमें डेटा मिलता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो वो फोकस ग्रुप पे ही डिपेंड करता है। लिमिटेशन क्या है इसके, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन टेलीफोनिक सर्विस। ठीक है, ग्रुप इंटरव्यू स्टडीज़ कीप दी सैम्पल साइज स्मॉल इनफ टू keep the time and cost down, so therefore it may be difficult to generalize from the result. So there are some possibility of interviewers biasness का भी थोड़ा खतरा रहता है एक तरह से। सो हियर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टूल, हम कैसे रिसर्च टूल को कंस्ट्रक्ट करते हैं या हमारा जो क्वेश्चनियर होता है वो कैसे बनता है। सो द क्वेश्चनियर डिपेंड्स अपॉन रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसी के बेस पे हम क्वेश्चनियर तैयार करते हैं। फॉर ईच ऑब्जेक्टिव और research questions list all the associated questions that a researcher want to answer through study. So then the information required to answer them is listed and finally the question are listed. तो इसमें हम क्वेश्चनियर की अगर बात करें तो क्वेश्चनियर का जो कॉन्सेप्ट है और उसके टाइप की बात कर लेंगे। तो क्वेश्चनियर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रेजेंटेड टू बी रिस्पोंडेंट फॉर आंसर। इसमें हम एक मतलब क्वेश्चन तैयार करते हैं जिसमें हम रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं आंसर करने के लिए। सो द क्वेश्चनियर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग स्ट्रक्चर सर्वे और इंटरव्यू। सो यहाँ पे हम देख लेंगे डायरेक्टली, जैसे एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर। क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर में एक हम पर्टिकुलर क्वेश्चन रखेंगे और उसका आंसर देते ही हमारा जो क्वेश्चनियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन में मतलब एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका एक थोड़ा ज़्यादा भी आंसर दे सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहते तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। कंबाइंड क्वेश्चनियर में दोनों तरह के रहेंगे,
एक तो आपका क्वेश्चन भी आपने तैयार किया हुआ है, उसका आंसर देंगे, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें ऐड करके बता सकते हैं। ये 3 टॉपिक्स हम इसमें कवर करते हैं और 4 जो स्टेप है उस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप भी थोड़ा सा नहीं इकट्ठे देख पाओगे। तो जो 4th स्टेप है उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे साथ ही, ठीक है। तो यहाँ तक आप टॉपिक को समझिए, और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और प्लीज़ गाइस, आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर पसंद आ रही वीडियो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।